हेलो एवरीवन, मैं रवि त्रिपाठी आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन और उसका विकास। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर क्लास 10 का है। क्लास 9 क्लास 8 किसी भी क्लास में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी की बुक हो या फिर किसी स्टेट्स की बोर्ड हो जैसे बिहार बोर्ड, तो सभी में सिर्फ नाम चेंज हो जाता है और चैप्टर में कंटेंट्स थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन सब में चीजें सेम होती हैं। जैसे इस चैप्टर में क्लास 10 ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं। रिसोर्स मीन्स संसाधन। रिसोर्स का मतलब होता है कुछ भी, जो भी प्रकृति में चीजें हैं, जो भी एनवायरनमेंट में, एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस विच कम्स अंडर रिसोर्सेज। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो नेचर में है, इन्वायरमेंट में है, अवेलेबल है और उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, वो सब कुछ संसाधन है। चाहे वो कोई मिनरल्स हो, चाहे वो वाटर हो, फॉरेस्ट हो या फिर एनीथिंग हो। ठीक है, तो इस रिसोर्सेज को हम लोग देखते हैं कि इस रिसोर्सेज के साथ ये जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताया गया है, फिजिकल एनवायरनमेंट इट मींस नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है। तो ह्यूमन बीइंग सेंटर में होता है और ह्यूमन बीइंग के इस सेंटर में होने से क्या होता है कि वो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को एक साथ एक्सप्लॉइट करता है, यूज करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग इस नेचर से इंटरेक्ट करता है और टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशंस के साथ वो रिसोर्सेज को यूज करता है और अपने डेवलपमेंट में, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में, कंट्री और वर्ल्ड के डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है। तो ये रिलेशनशिप किसके बिना अधूरा है? तो ह्यूमन बीइंग के बिना अधूरा है। जैसे ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो नेचर में रिसोर्सेज पड़े रह जाएंगे, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आएंगे। जैसे नेचर में फॉरेस्ट है या फिर एनिमल है, प्लांट लाइफ है, ये सब कुछ नेचर में अवेलेबल था, पहले भी था, आज भी है। लेकिन यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, यदि हमारे पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं हो, तो ह्यूमन बीइंग के बगैर ये नेचर को हम किसी भी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे अपने डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन इस नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ एक साथ होता रहता है। ह्यूमन बीइंग जो कि एक कॉमन बीइंग है, ये स्किल्ड, जितना ज्यादा स्किल्ड होगा वो उतने बेहतर तरीके से, उतने अच्छे तरीके से इस नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करेगा। जैसे एग्जांपल, नेचर में यूरेनियम है, यदि टेक्नोलॉजी नहीं हो और यहाँ पर इसरो या फिर डीआरडीओ, तो इस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएगा और नेचर में यूरेनियम रह जाएगा। और यदि ये सब कुछ है और बीच में ह्यूमन बीइंग, वो भी स्किल्ड ह्यूमन बीइंग है, तो इस इंस्टीट्यूशन यानी डीआरडीओ के हेल्प से, टेक्नोलॉजिकल हेल्प से उस नेचर के यूरेनियम को यूज करेगा और उसको ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया और इस फिगर के बारे में बस इतना ही डिस्क्रिप्शन है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स के क्लासिफिकेशन में ब्रॉडली 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन सारी रिसोर्सेज को कहते हैं जो हर दिन, हर नए दिन के साथ फिर से नेचर में वापस आ जाता है, जैसे सोलर सनलाइट, जैसे विंड, जैसे एयर। ठीक है, तो ये सब कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। और जो एक बार एग्जॉस्ट हो जाता है, दोबारा नहीं आता है या फिर आने में भी उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है, वो सभी हमारे लिए क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फर्दर 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक कंटिन्यूअस या फ्लो, दूसरा बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो में हम लोग जैसे कि विंड और वाटर का बात कर रहे हैं। जैसे विंड और वाटर क्या है, ये कंटिन्यूअस या फिर फ्लो मोड में रहता है, नेचर में अवेलेबल है, ये हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बायोलॉजिकल का मतलब नेचर मेड है। नेचर मेड वो 2 टाइप्स में ब्रॉडली इसको डिवाइड किया गया है, एक एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम।
तो एनिमल किंगडम में चाहे वो एनिमल वाटर के अंदर वाला हो, फिशेस, या फिर लैंड पे रहने वाला हो, एलिफेंट या फिर जिराफ, कुछ भी, और चाहे वो एयर का रहने वाला बर्ड्स हो, वो सारे एनिमल्स हमारे लिए बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, एक रिसाइक्लेबल लाइक मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सब कुछ हमारे लिए मेटल्स है और रिन्यूएबल रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम इस मॉडर्न एज के साथ उसमें डिजाइन्स और बाकी चीजों की जरूरतों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी जरूरतों के हिसाब से उस मेटल्स को वापस रीसेप कर सकते हैं। और कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए नॉन रिसाइक्लेबल हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, इट मींस पेट्रोलियम, गैस, ये सब कुछ फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है, कोल, और ये हमारे लिए नॉन रिसाइक्लेबल है और ये सब एक बार एग्जॉस्ट हो जाता है तो दोबारा आने में काफी टाइम लग जाता है, या फिर ये काफी प्रॉब्लम, इसमें काफी समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। ह्यूमन बीइंग का एज हार्डली 100 ईयर्स होता है और इससे ज्यादा समय इसके वापस आने में लगता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, यानी ये एक बार खत्म हो जाता है तो वापस आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। तो ये रिसोर्सेज हो गया। अब मैन मेड हम लोग रिसोर्सेज की बात कर लें। मैन मेड रिसोर्सेज जैसे ये टू पार्ट्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशंस है, और ये स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस है और ये हमारे लिए मैन मेड स्ट्रक्चर्स है। दूसरा, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज भी मैन मेड स्ट्रक्चर, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। अब इस पूरे रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पर थोड़ा अलग दूसरे तरीके से भी देखते हैं, जैसे इन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसे हम सभी रिसोर्सेज को अलग अलग इस 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो सब कुछ जो लिविंग थिंग है, ऑल लिविंग थिंग इन नेचर कम्स अंडर बायोटिक रिसोर्सेज, लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज है। ऑल नॉन लिविंग थिंग कम्स अंडर एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे रॉक, मिनरल्स, मेटल्स, etc। ठीक है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी इस्तेमाल के हिसाब से वो रिसोर्सेज को हम लोग बांट सकते हैं 2 पार्ट्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात हम लोगों ने यहाँ पर की थी। यहाँ पर बोला गया रिन्यूएबल जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नेचर में, हर दिन वो चीज हमारे पास फिर से नेक्स्ट डे के साथ अवेलेबल हो जाता है, जैसे सोलर, विंड, फॉरेस्ट, ये सब कुछ हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हाँ, फॉरेस्ट हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स में एक चीज है ये कि यदि हम लोग पेड़ काट लिए तो उसको वापस रिन्यू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 10 ईयर 20 ईयर लग सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोग मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स करेंगे, इसलिए क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो गए तो ये हमारे लिए फिर दोबारा नहीं होंगे। एक बार इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा ये नेचर में बनने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा, इसलिए ये रिन्यूएबल हो गया इनएग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल हो गया एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को इस 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल, जैसे किसी की अपनी हाउस हो गई, प्रॉपर्टी हो गई और वो उस प्रॉपर्टी में अपना हॉस्पिटल खोला है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज चला रहा है या फिर किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे ऑनरशिप हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल एज ए रिसोर्स पूरी दुनिया कर सकती है। जैसे दूसरा, कम्युनिटी ऑन्ड का मीनिंग हो गया जैसे पब्लिक पार्क्स, इसमें एक कम्युनिटी उसको इस्तेमाल करती है, जैसे शहर है तो बहुत सारे पार्क्स हैं, गांव है तो चारागाह है, ग्रेजिंग लैंड है, तो ये सब पब्लिक कम्युनिटी ऑन्ड है और इसको हम लोग पब्लिक पार्क्स और बाकी चीजों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है। तीसरा, नेशनल रिसोर्सेज का मतलब कि देश के लोग उसको
इस्तेमाल करते हैं और उसका उसका ऑनरशिप इस देश की गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे रोड, कैनल्स, रेलवेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब का ऑनरशिप किसके पास होता है? उस देश की सरकार के पास होता है, गवर्नमेंट के पास। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हो गए? नेशनल रिसोर्सेज। एक और लास्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज उन सभी रिसोर्सेज को कहते हैं जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार है और पूरी दुनिया उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कह रहा है किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाहर के एरिया में यदि कुछ मिलता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उस पर अधिकार पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का है। और जो भी देश उसको खोजता है और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर रहा है, यदि उसकी कोई आपत्ति नहीं है तो वो भी एक रिसोर्स है और उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स में कैटेगराइज करेंगे। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फोर्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पे हम लोग उसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज उन सारी रिसोर्सेज को बोलेंगे जिसके लिए हमारे पास बहुत कुछ नेचर में अवेलेबल है और हम उसको टेक्निकली नो हाउ होगा तो हम उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, इन दोनों के पास विंड और सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम लोग विंड या सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा बना सकते हैं। यहाँ पोटेंशियल है जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी को बना के इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उस पूरे स्टेट्स को और आसपास के नेबरिंग स्टेट्स तक भी उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन किया जाता है। पहले पता किया जाता है कि क्वालिटी कैसी है रिसोर्स की, उसकी क्वांटिटी कितनी है। यदि वो अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी में है तो उस रिसोर्स को निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बीइंग और कंट्री और वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए। और यदि वहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम है, खराब है, तो उसका इस्तेमाल भी हम लोग कम करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम लोग छोड़ देते हैं नेचर में, क्योंकि उसको निकाल कर इस्तेमाल करने में काफी खर्च हो जाएगा। थर्ड है स्टॉक। स्टॉक के रूप में जैसे नेचर में बहुत कुछ स्टॉक के रूप में है, जैसे वाटर H2O, इसको हम लोग बोलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने आप में क्या है? 2 इन्फ्लामेबल, हाईली इन्फ्लामेबल गैसेज हैं। और यदि हमारे पास टेक्निकल नो हाउ अभी नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है हो टेक्नोलॉजिकली, यदि हम उसको अलग करके और उसको इन्फ्लामेबल गैसेज में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये एक नेचर में हमारे पास स्टॉक है। वैसे नेचर में इस जो हम लोग सांस लेते हैं इसमें नाइट्रोजन भी है। तो इस तरीके से ये सब कुछ स्टॉक के रूप में है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में, और हम उसका बेहतर इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सामान नहीं है, टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं है। फोर्थ, रिजर्व्स। रिजर्व्स में हम लोग उस सारे रिसोर्स को रखेंगे जो हमारे पास भरपूर है और उसमें टेक्निकल नो हाउ है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन भरपूर नहीं करते हैं। जैसे रिवर का वाटर, जैसे रिवर के वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, खासकर हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन में उन रिवर्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और उसके आसपास के एरियाज में उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट भी किया, उसको भेजा भी जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन ये रिसोर्सेज लिमिटेड यूटिलाइजेशन में यूज हो रहा है। लिमिटेड यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया कि ये रिसोर्सेज अभी भरपूर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा और इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट हो जाएगा, इसको बनाने का खर्च कम होगा, तब ये भरपूर इस्तेमाल होगा और इसको लार्जर एरिया तक, वाइडर एरिया तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि ये चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काफी लंबा चैप्टर है, हम लोग इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट में जल्द लाने का कोशिश करूंगा।